नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में मैं बिंदु साधु आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए मालती जोशी जी के कथा संसार की एक कहानी स्पर्धा लेके आई हूँ। कॉलेज से लौटकर मैं सीधे बिस्तर पर लुढ़क गई। एक ग्लास पानी पीने का भी हौसला नहीं रहा। सच, ये सोशल गैदरिंग्स बिल्कुल जान निकाल देती है। विद्यार्थी जीवन में इन्हीं उत्सवों के लिए कितनी उमंग होती थी, उत्साह होता था। अब तो बस सिरदर्द लगता है। उम्र के साथ कार्यक्षमता कम होती जाती है और जिम्मेदारियां बढ़ने लगती है। गैदरिंग के दिनों में तो लगता है कि दिन 48 घंटों का क्यों न हुआ। महीने भर पहले से मेरी नींद उड़ जाती है। पुरस्कार वितरण के साथ आज आखिरी कार्यक्रम समाप्त हुआ तो ऐसे लगा जैसे बेटी की शादी निर्विघ्न समाप्त हो गई और बारात खुशी खुशी विदा हो गई। खर्च का हिसाब तो बाद में होता रहेगा, पर अभी तो बस आराम से सोना है। पर आराम से सोना शायद मेरे नसीब में नहीं था। तभी फोन की घंटी बजी। झक मारकर उठना ही पड़ा। हेलो, मैंने मरियल सी आवाज में कहा। कौन? बहन जी बोल रही है? उधर से आवाज आई। जी, आप कौन? जी, मैं आपका समधी बोल रहा हूँ। मैं चकित थी। बहन जी तक तो ठीक था, पर समधी? जी, मैं नागपुर से त्रिलोचन शर्मा बोल रहा हूँ। अब तो पहचाना? माफ कीजिए, एकदम से आवाज नहीं पहचान पाई। कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है। अब तो इस नाचीज की आवाज आपको इतनी बार सुननी पड़ेगी कि आदत हो जाएगी। भाई साहब कहाँ है? वे तो इस समय क्लब में होते हैं। कोई बात नहीं, बाद में बात कर लूंगा। सगाई की डेट के बारे में पूछना था। मैंने उन्हें आगे और कुछ बोलने का अवसर ही नहीं दिया। शिष्टाचार को ताक पर रखकर रिसीवर क्रेडिल पर जोर से पटक दिया। बहन जी, समधी, सगाई, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। या तो इस आदमी का दिमाग चल गया है या मेरे कान बज रहे हैं। अभी 15 दिन पहले ये सज्जन अपनी पत्नी और सुकन्या के साथ पधारे थे। कोई 4-5 और भी लोग अपनी अपनी कन्याओं सहित हमारे घर पधारे थे। मेरे दिमाग में तो सब कुछ इतना गुड़मुड़ हो गया कि किसी की शक्ल ठीक से याद ही नहीं। मनोज तो एकदम बौखला गया था। मम्मी, ये क्या आपने हार्ट सी लगा रखी है? मैं हफ्ता भर यहाँ रिलैक्स होने के लिए आया हूँ तो आपने मुझे इन अजनबियों के बीच में शोपीस बनाकर छोड़ दिया। इज इट सो डिस्कस्टिंग? तो क्या करे बेटा, तुम ही बताओ। तुम इतनी दूर वहां कोचिंग में बैठे हो, यहाँ लड़की वाले हमें घेरे रहते हैं। उन्हें क्या जवाब दे बताओ? आखिर फाइनल डिसीजन तो तुम्हें ही लेना है। पूरी छुट्टी वह मुंह फुलाए ही रहा। उसे ये प्रदर्शन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा था, पर कोई और विकल्प भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसे मना पाई थी मैं। अपना निर्णय बाद में बताने का कहकर वह लौट गया और नागपुर वाले ये सज्जन एकदम सगाई की ही तारीख पूछ रहे हैं। रात खाना खाते समय मैंने इनसे कहा, नागपुर वाले त्रिलोचन शर्मा जी का फोन आया था। क्या कह रहे थे? मुझे तो ये आदमी जरा सा खिसका हुआ लगता है। ऐसा मत कहो यार, वे हमारे होने वाले समधी हैं। वे हमारे समधी कैसे हो गए? हुए नहीं है, होने जा रहे हैं। आपके बेटे ने उनकी बेटी के हक में फैसला सुना दिया है। मेरा कोर हाथ में ही रह गया। मैं मुंह बाए इन्हें देखती रही। इस तरह आंखें फाड़कर क्या देख रहे हो? क्या कोई अनहोनी हो गई है या तुम्हें लड़की पसंद नहीं है? मनोज का फोन आया था? हाँ, कल रात को आया था। मुझे बता तो सकते थे। तुम अपने कल्चरल प्रोग्राम में व्यस्त थी। ठीक है, वह मेरी नौकरी का हिस्सा है, पर देर सवेर लौटती तो हूँ। सॉरी यार, तुम इतनी देर से लौटी थी कि बात दिमाग से उतर गई। फिर सुबह तो ऐसी भागम भाग रही कि इतनी बड़ी बात मुझे बताना भूल गए। पर नागपुर वालों को इंटीमेट करना याद रहा। क्या उसके लिए भी मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि ये बात मुझे लड़की वालों से पहले मालूम हो? सॉरी कह तो चुका हूँ यार, और क्या करूँ? दरअसल मैं बहुत खुश था और घर में मेरी खुशी शेयर करने वाला कोई नहीं था। मैंने सोचा चलो शर्मा जी के साथ ही खुशखबरी सुना दूं। वैसे भी ये तो तय ही था कि अंतिम निर्णय मनोज का ही होगा। उसका ओके सिग्नल मिल गया, बात खत्म। उसके बाद वहां बैठना मेरे लिए दूभर हो गया। लगा मैं किसी भी क्षण रो पड़ूंगी, और मैं इस शख्स के सामने रोना नहीं चाहती थी। खाना अध बीच में छोड़कर मैं उठ गई।
मैं अपने आप को बेहद अपेक्षित और अपमानित अनुभव कर रही थी। मुश्किल तो यह थी कि सामने वाले व्यक्ति को मेरी पीड़ा का जरा भी एहसास नहीं था। उससे कुछ भूल हुई है, और अगर भूल हुई है तो उसके हिसाब से सॉरी कहने से ही सारे पाप धुल जाते हैं। वैसे आज मुझे खुश होना चाहिए था। 28 साल का लड़का बड़ी मुश्किल से शादी के लिए राजी हुआ था। दिल से एक बोझ हट गया। नीरजा को भी स्वदेश बुलाने का बहाना मिल गया। मुझे सचमुच खुश होना चाहिए था, पर खुशी कुछ इस गलत ढंग से मेरी जिंदगी में दाखिल हुई थी कि मैं उसका ठीक से स्वागत ना कर पाई। 2-3 दिन मैं यूं ही अनमनी बनी रही। कई बार मनोज को फोन करने का मन हुआ, पर जब्त कर गई। ऐसे में नीरजा बहुत याद आई। सयानी लड़की माँ के लिए सहेली होती है। मन का दुख उसके सामने उड़ेला जा सकता है, लड़के के साथ वह बात नहीं होती। 2-4 दिन बाद मनोज का ही फोन आया। छूटते ही बोला, क्या बात है मम्मा, यू आर नॉट हैप्पी? नहीं तो किसने कहा? डैडी बता रहे थे। ओह आई सी। और नेहा भी कह रही थी। कौन नेहा? कम ऑन मम्मा, अपनी होने वाली बहू का नाम तो याद कर लो। सॉरी बेटे, अभी सब कुछ नया नया है ना, इसीलिए। नेहा तुमसे कहाँ मिली? मिलेगी कहाँ से, उसके पापा ने सुबह उससे फोन पर बात करवाई थी। यह हुई ना बात। शर्मा जी तो बड़े चलते पुर्जे हैं, जरा सा भी समय नहीं गंवाना चाहते। इस तरह से ठोक बजाकर शादी पक्की कर लेना चाहते हैं। हाँ तो बेटे, नेहा क्या कह रही थी? यही कि उसके पापा ने जब आपसे फोन पर बात की तो आप बड़ी स्टफ लगी। कारण जानना चाहोगे? उस समय तक मुझे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि नेहा इस घर की बहू बनने जा रही है। मैं स्टफ नहीं थी, दरअसल मैं भौचक्की थी। क्या बात कर रही हूँ? डैडी ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, वे भूल गए थे, हमेशा की तरह। मुझे ब्लैकलिस्ट करने का कोई भी मौका वे नहीं छोड़ेंगे। सो ही इज एट हिज गेम अगेन? कोई बात नहीं, मैं नेहा को समझा दूंगा। अब ये बेवकूफ़ी मत करना। जो कुछ भी जानना समझना है, शादी के बाद वो खुद जान जाएगी। उसे अभी से क्यों बताती हो कि इस घर में मेरी क्या हैसियत है? मनोज ने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया था। ही इज एट हिज गेम अगेन। पिता के इस खेल को बचपन से ही देखता चला आ रहा है। जब छोटा था इसके मर्म को नहीं समझता था, अब तो समझदार हो गया है। बच्चे जब छोटे थे तो ननिहाल जाने को उत्सुक रहते थे। मुझे भी माँ से, भाई बहनों से मिलने की ललक रहती थी। लंबा चौड़ा परिवार था। छुट्टियों में एक आध शादी तो निकल ही आती थी। उसमें शरीक होने का चाव रहता। मैं आतुरता से सामान बांध रही होती कि ननंद रानी का तांगा दरवाजे पर रुकता। पता चलता भाई ने बड़े मनोहार से उन्हें बुलाया है। फिर वे एहसान जता कर कहते, भाई तुम्हें जाना हो तो जाओ, शकुन अपने ही घर आई है, आराम से रह लेगी, छुट्टियों में ही तो उसका आना होता है। फिर या तो मेरा जाना मुलतवी हो जाता या कोई जरूरी शादी होती तो निपटा कर मैं लौट आती, पर मूड उखड़ा ही रहता। फिर ढेर सारा सामान बटोर कर जाते हुए ननंद रानी कहती, भैया जी, भाभी का मन ना हुआ करे तो हमें मत बुलाया करो। इतनी दूर से इतना खर्च करके हम आते हैं और किसी का सूजा हुआ मुंह देखते हैं तो बुरा लगता है। छुट्टियां मेरी भी वही गिनी चुनी होती थी। कितनी बार कहा कि हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं, तालमेल बिठाकर शगुन को बुला लेते हैं। हर साल का ये नाटक अच्छा नहीं लगता, पर मेरी सलाह लेना, मुझसे पूछकर प्रोग्राम बनाना इनके शान के खिलाफ था। कई बार ऐसा हुआ कि मैं कॉपियों के बंडल लेकर घर लौटती तो पता चलता कि इनके 3-4 दोस्त खाने पर आमंत्रित हैं। झक मारकर रसोई में घुसना पड़ता। फिर खाना खाते समय इनकी क्षमा याचना का दौर शुरू होता। माफ करना यार, कुछ खास नहीं बना पाया। दरअसल उमा के कॉलेज में एग्जाम चल रहे हैं। शी इज सो बिजी यू नो। मेहमान बेचारे संकोच से भर उठते और मैं शर्म से गड़ जाती। खाने का स्वाद चौपट हो जाता। मेरी 3 घंटे की मेहनत मिट्टी हो जाती। एक बार माँ की बीमारी का तार आया तो ये मुझे बिना बताए ही नासिक पहुंच गए। वहां जाकर बताया कि नीरजा की पीएमटी की तैयारी चल रही है। इस समय उमा का घर से निकलना मुश्किल है। तब भैया ने मुझे डांट कर चिट्ठी लिखी, नीरजा तो अगले साल भी पीएमटी दे सकती है, पर तुम माँ को दोबारा नहीं देख पाओगी।
चिट्ठी मिलते ही मैं भागी भागी गई। अच्छा हुआ कि 2 दिन पहले पहुंच गई, नहीं तो जिंदगी भर के लिए मलाल रह जाता। भाभी मुझे सुनाकर कहती फिर रही थी, बच्चे तो सबके पढ़ते हैं, पर ऐसी अनोखी पढ़ाई कभी नहीं देखी कि मरती हुई माँ का मुंह देखने की फुर्सत नहीं। इससे तो हमारे जमाई बाबू अच्छे, बेचारे खबर मिलते ही दौड़े चले आए। अब इनकी कारगुजारी का बखान क्या करती, कोई विश्वास करता? अगर किसी नौकर की बदतमीजी से तंग आकर मैं उसे निकाल देती तो वे दूसरे ही दिन उसे पुचकार कर ले आते और कहते, आजकल अच्छे नौकर मिलते कहाँ हैं, तुम तो एकदम भड़क जाती हो, जरा जब्त करना सीखो। फिर वह नौकर जब तक रहता मुझसे अकड़ कर रहता। किसी दिन साहब बहादुर को स्वयं उसकी बदतमीजी झेलनी पड़ती तो उसकी छुट्टी होती। वैसे भी मेरे भृत्यगणों की आम राय यही है कि साहब देवता आदमी है, भाई साहब बहुत तेज है। एक जमाना था जब बच्चों की नज़रों में भी मेरी छवि खलनायिका की ही थी। डैडी दुनिया के बेस्ट फादर थे। मैं धूप में खेलने से मना करती तो इन्हें शहर के बाहर कोई पार्क याद आ जाता। फौरन बच्चों को लेकर निकल पड़ते। फिर खूब चाट कोल्ड ड्रिंक्स खाई और पी जाती। फिर बच्चे अगर रात रात भर खांसते तो जागरण मुझे करना पड़ता। ऊपर से ये मुझसे कहते, तुम्हारे एक्स्ट्रा केयर ने इन्हें इतना नाजुक बना दिया है, मैं इन्हें रफ एंड टफ बनाना चाहता हूँ। मैं बच्चों को समय पे सोने के लिए भेजती तो एक कमरे में जाकर किस्से कहानियाँ सुनाने लगते या फिर कैरम लेकर बैठ जाते। कहते, ये घर है भाई, तुम तो हॉस्टल की तरह पाबंदियाँ लगा देती हो। फिर अगली सुबह ये तो चैन से खराटे भरते होते और बच्चों को जगाकर समय पर तैयार करते हुए मुझे रोना आ जाता। जब तक बच्चों की परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती मैं फ्रिज में पानी की बोतल नहीं रखती थी, पर ये रोज बच्चों के लिए आइसक्रीम लाते। पेपर्स के बीच में अगर 2-3 दिन का भी गैप होता तो ये बच्चों को पिक्चर दिखाने ले जाते। कहते, रात दिन पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, बेचारे थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर लेंगे। बाहर के कमरे में सिनेमा की दर्जनों रंगीन किताबें पड़ी रहती। मैं कहती, आपको अच्छी लगती है तो शौक से पढ़िए, पर बच्चों से दूर रखिए। यह मुझे फौरन डपट देते, घर में अपनी मास्टरी मत चलाओ, आजकल के बच्चों को सब जानना चाहिए, नहीं तो ये दोस्तों के बीच बॉर्डम नजर आएंगे। उनका तो आज भी ये दावा है कि मेरी ट्रेनिंग है तो बच्चे इतने स्मार्ट निकल आए, नहीं तो किताबी कीड़े बनकर रह जाते। ये तो मेरा भाग्य अच्छा था कि समय रहते बच्चों को खुद ही अक्ल आ गई। कक्षा में लगातार 2 साल तक रैंक खिसकती रही तो मनोज को होश आया। 10वीं में उसने पढ़ाई के लिए रात दिन एक कर दिया। यही नहीं, उसने नीरजा को भी डांट डपटना शुरू कर दिया। शुरू में तो वह पढ़ाई के लिए मुंह फुलाए रही, फिर धीरे धीरे बड़े भाई की धौंस के आगे उसे झुकना ही पड़ा। समझ गई कि डैडी का प्रताप माँ के राज्य में ही चल सकता है, भाई के यहाँ उसकी पहुँच नहीं है। जी जब दूर चले गए तब से इनका ये खेल बंद सा था। अब शादी के अध्याय के साथ इनकी ये चेतना ने फिर से करवट ली है। इनका चेहरा इतना सा निकल आया, 2-3 दिन इसी तरह मुंह लटकाए घूमते रहे, मुझे मनाने के बहाने खोजते रहे। जब मैं नहीं पसीजी तो हार मानकर खुद ही यहाँ वहाँ फोन करने लगे। हफ्ते भर बाद मैं कुछ नॉर्मल हो पाई। अपमान का दंश तो खैर अभी भी ताज़ा था, पर सोचा बेटी की खुशी में क्यों बाधक बनूं। हम दोनों तो जिंदगी भर इसी तरह जूझते रहने को अभिशप्त हैं, पर बेटे के सारे काम हंसी खुशी से होने चाहिए। एक दिन मैंने ही सहज भाव से पूछ लिया, फिर कौन सी तारीख तय की है? 26। इसका मतलब अब केवल 10 दिन ही रह गए रिजर्वेशन को। हाँ, बाकी तैयारी तो करनी है। कैसी तैयारी? क्यों, गोद भरने क्या खाली हाथ जाएंगे? साड़ी अंगूठी सब तो लेना होगा। उसका भी इंतजाम हो गया है। मैंने शर्मा जी से कह दिया है कि उसके नाप की अंगूठी बनवा ले, साड़ी भी उसकी पसंद की खरीद ले, आखिर पहननी तो उसे ही है। अपनी पसंद के कपड़े तो वह जिंदगी भर पहनेगी, हमारी पसंद के पहनने के यही 2-4 मौके होते हैं। तो मैं क्या करूं? तुम इतनी डिसइंटरेस्ट लग रही थी कि मैंने यही ठीक समझा। मैं इंटरेस्टेड हूं या नहीं यह तो मेरा ईश्वर जानता है, पर आपने प्रचार तो खूब कर रखा है। परसों भैया भी मुझे फोन पर पूछ रहे थे कि क्या लड़की तुम्हें पसंद नहीं है। भैया को तो खैर मैं समझा सकती हूँ,
पर यही बात यहाँ वहाँ होते हुए लड़की के कानों में पड़ गई तो उसके मन में गांठ पड़ जाएगी। उसके मन में पड़े न पड़े, तुम्हारे मन में तो पड़ ही गई है ना। ठीक ही तो कह रहा हूं। तब से उसको लड़की लड़की कहे जा रही हो। बहू न कह सको तो पर उसका 2 अक्षर का छोटा सा नाम है, क्या वह भी नहीं ले सकती? अपने आप में यह कोई तर्क नहीं था। मैंने अब तक इनके मुंह से नेहा का नाम नहीं सुना था, पर जिस ढंग से इन्होंने ये बात उठाई थी वह ढंग जोरदार था। मैं भीतर ही भीतर कांप उठी। कहीं इन्होंने मनोज के सामने तो ये नहीं कह दिया। मैं कब तक उसको सफाई देती रहूंगी। मनोज तो खैर अपना बेटा है, पर कल बहू के सामने भी इसी तरह का कोई नाटक हुआ तो बहू तो पहले ही दिन से तलवार खींचकर खड़ी हो जाएगी। स्टेशन पर हमें रिसीव करने वालों में से मनोज भी था। तुम यहाँ कैसे? इन लोगों ने रिंग सेरेमनी जैसा कुछ रखा है। फिर एकाएक रुककर बोला, क्या डैडी ने आपको यह भी नहीं बताया? मैं मुस्कुराकर रह गई। ये तो अच्छा हुआ कि मनोज के डैडी समधी जी से गले मिलने में व्यस्त थे, नहीं तो इतने लोगों के बीच कह बैठते तुम्हारी माँ को खास इंटरेस्ट नहीं था इसीलिए नहीं बताया। मुझे सचमुच इस रिंग सेरेमनी के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं तो यही समझ रही थी कि हम लोग बहू की गोद भराई के लिए जा रहे हैं। शर्मा जी भी इन दिनों मुझसे बात करने से कतराते थे। अगर संयोग से फोन पर मैं ही हुई तो दुआ सलाम के बाद कहते, प्लीज जरा भाई साहब से बात करवा दीजिए। हम लोगों को होटल छोड़कर शर्मा जी कुछ देर के लिए घर चले गए। हम लोग नहा धोकर तैयार हुए, तब वह हालचाल पूछने आ गए। मैंने अतिरिक्त उत्साह दर्शाते हुए कहा, तो सुनाइए शर्मा जी, आज का क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम तो वही है बहन जी जो मैंने फोन पर बताया था। गोद भरने का मुहूर्त 4 बजे का निकला है और उस समय सिर्फ घर ही के लोग होंगे। शाम को मेहमानों की उपस्थिति में रिंग सेरेमनी होगी, फिर डिनर। दोनों की अंगूठियां बन गई हैं। मैं लाना भूल गया। कोई बात नहीं, शाम को देख लेंगे। अभी महाराष्ट्र एक्सप्रेस से मेरे भाई आने वाले हैं। स्टेशन पर जाने की व्यवस्था हो सकेगी? जी, मैं खुद जा रहा हूँ। मुझे खबर मिल गई थी, पर दिक्कत यह है कि मैं उन्हें पहचानता नहीं हूँ। भाई साहब साथ चलते तो अच्छा रहता। दूल्हे राजा को तो आज के दिन स्पेयर करना ही पड़ेगा। मैं तैयार ही हूँ, इन्होंने कहा। आप जरा ट्रेन का टाइम पता कर लें। जी, अभी फोन करके आता हूँ। शर्मा जी के बाहर जाते ही ये मुझ पर बरस पड़े। लगे हाथ साड़ी का भी पूछ लेती। इसमें पूछना क्या है? जब आपने कहा है तो इन्होंने व्यवस्था की होगी, नहीं तो हम कर लेंगे। कर कैसे लेंगे? पहले से पता तो होना चाहिए कि नहीं। तभी मनोज नहा धोकर कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा खिले गुलाब सा लग रहा था। कहाँ तो शादी के लिए इनकार कर रहा था और बात पक्की होते ही चेहरे पर कैसी रौनक आ गई। अरे वाह, आप लोग तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हाँ डैडी, आप मामा जी को लेने स्टेशन जा रहे हैं? अरे ये काम मनोज को ही सौंप दो ना। कौन सा काम? ये साड़ी वाड़ी का नेहा से बात करके पता कर लेगा। खबरदार, मनोज किसी से कुछ नहीं पूछेगा। इस घर का दामाद है वह, और नेहा से करने के लिए क्या यही बात रह गई है? What is the problem मम्मा? कुछ नहीं बेटे, इन्होंने शर्मा जी से कहा था कि साड़ी और अंगूठी आप खरीद लेना। अब कहा था तो विश्वास करना चाहिए कि नहीं? क्या साड़ी और अंगूठी जरूरी है? जरूरी तो है ही। बहू की गोद क्या खाली हाथ भरी जाएगी? इतना जरूरी था तो आप खुद लेकर आते। दूसरों के भरोसे रहने का क्या तुक? यह अपने डैडी से पूछो। तुम्हारी माँ जरा भी इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। सब कुछ मुझे ही करना था। जो कुछ मैंने ठीक समझा किया। तो अब परेशान क्यों हो रहे हैं? जैसा होगा देखा जाएगा। अंगूठी तो रिंग की सेरेमनी के लिए बुक हो गई है। साड़ी मिल गई तो ठीक, वरना फल फूल मिठाई तो है ही। न होगा तो कुछ रुपए रख देंगे। मैंने देखा पल भर पहले गुलाब की तरह खिला मनोज का चेहरा एकदम कुंभला गया। बेचारा लड़का टेंशन में आ गया। शर्मा जी काफी देर बाद लौटे। वे नाश्ता भी लगवा कर लाए थे। शाही सरंजाम था, पर मनोज केवल मुंह झूठा कर रह गया। ससुर के लाख इसरार के बावजूद उसने चाय और टोस्ट के अलावा कुछ नहीं लिया। ये लोग जब स्टेशन चले गए तो मैंने कहा, इतना टेंशन क्यों कर रहे हो बेटा?
तुमने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। आप लोग हमेशा ऐसे गड़बड़ क्यों करते हैं? गड़बड़ी मैंने नहीं की, हमेशा की तरह तुम्हारे पापा ने ही की है। पर भत तो सबकी ही उड़ेगी। पहले ही दिन अच्छी खासी फजीयत हो जाएगी। तुमने अपनी माँ को इतना बेवकूफ समझा है? इधर देखो। मैंने अपना सूटकेस खोलकर सारा सामान उसके सामने रख दिया। मैजेंडा रंग की तार कसी वाली साड़ी, उससे मैचिंग करता हुआ कार्डिगन था जो मैंने अपनी सहेलियों की मदद से कोई 10 दिन में बुना था, और एक जोड़ी जड़ाऊ झुमके थे जिन्हें देखकर मनोज की आंखें चौंधिया गई थी। जानते हो ये कब खरीदे थे? जब नीरजा का सेट बनवाया था तभी दुकान पर देखे थे, पसंद आए तो फौरन खरीद लिया। सोचा था तेरी सगाई में बहू को यही पहनाऊंगी। तो क्या आप तब से प्लान करके बैठी हैं? और क्या, तुम क्या सोचते हो मुझे तुम्हारी शादी का चाव नहीं है? बस मुझे उनकी तरह ढिंढोरा पीटना नहीं आता, इसीलिए उन्हें मुझे बदनाम करने का मौका मिल जाता है। पता नहीं डैडी ऐसा क्यों करते हैं। उन्हें क्या मिल जाता है? बेटे, जिनका अपना कोई वसीला नहीं होता वह ऐसे ही दूसरों के घर में, दिल में जगह बनाते हैं। दिन भर बाररूम में गप्पे मारने से या शाम को क्लब में डींगे मारने से क्या इमेज थोड़ी ही बनती है? इसीलिए फिर अपने कॉम्प्लेक्स को दबाने का यही एक अच्छा तरीका रह जाता है कि साथ वाले को नीचा दिखाया जाए। इनका पुरुषार्थ तो केवल इतना ही है, बाकी घर तो तुम जानते ही हो कि मैंने अपने बलबूते पर चलाया है। पर लोग इस सत्य को जान ले इससे पहले वह मेरी छवि धूमिल कर देते हैं। जिंदगी भर यही करते रहे हैं। अब इन्होंने समधी जी को साधना शुरू किया है। कल को नेहा पर भी यही नुस्खा आजमाएंगे। मैं नेहा को समझा दूंगा। तुम क्या समझा दोगे? तुमसे पहले वह बाजी मार लेंगे, देखना। शर्मा जी ने तो कहा था घर ही घर के लोग होंगे, पर उनका हॉल खचाखच भरा हुआ था। शायद सारे स्थानीय रिश्तेदारों को आमंत्रित किया था। कुछ नेहा की सहेलियां भी थी। अंगूरी रंग की तंजोई पहने जब नेहा बाहर आई तो सबकी नजरें उसी पर टिक गई। सुबह में मनोज को देखकर चकित हो रही थी। अब लगा शादी तय होते ही लड़कियों के रूप पर भी निखार आ जाता है। शाम को हमारी बहू की नजर उतार दीजिएगा, मैंने मिसेस शर्मा से कहा। वे एकदम प्रसन्न हो गई। बोली, आपको साड़ी पसंद आई? पता है वो बहुत डर रही थी। अपनी पसंद से साड़ी खरीदने का पहला ही मौका था ना। हमें उसकी पसंद पर पूरा भरोसा है। उसकी चॉइस बहुत अच्छी है, तभी तो उसने हमारे बेटे को पसंद किया है। अब वो आपका बेटा कहाँ रहा, वो तो हमारा हो गया है। हमने बेटी देखी, बेटा लिया है, घाटे में तो आप रही। आमंत्रित जन हम दोनों की हंसी ठिठोली का आनंद ले रहे थे, पर इधर श्रीमान जी का चेहरा एकदम सूख गया था। फुसफुसाकर बोले, तो क्या यह वही साड़ी है? लगता तो ऐसा ही है। अब क्या, बाकी सामान तो है। उधर पंडित जी ने दनादन श्लोक पढ़ने चालू कर दिए। बहू का अक्षत रोली से टीका करने के बाद बोले, कन्या को जो भी आभूषण वस्त्र पहनाने हो ले आइए। इन्होंने एकदम पैतरा बदला। बोले, भाई ये तो लेडीज डिपार्टमेंट है, हमारी श्रीमती जी को बुलाइए। मैंने भैया को इशारा किया। उन्होंने फौरन 4-5 थाल आगे सरका दिए। एक में फल फूल थे, एक में मिठाइयाँ थी, एक में मेवे थे, एक में वह साड़ी और ब्लाउज था, एक में कार्डिगन और झुमके थे, एक में नेहा के भाई बहनों के लिए कपड़े थे, जिसका इन्हें इल्म भी नहीं था। ये भौचक्के होकर देखते रह गए। बहन जी, चॉइस तो आपकी भी बुरी नहीं है, साड़ी को उलट पलट करते हुए मिसेस शर्मा ने कहा। मैंने कहा, चॉइस अच्छी है, तभी तो आपकी बिटिया को बहू बनाकर ला रहे हैं। मैंने एक तरह से हिसाब बराबर करते हुए कहा। थोड़ी देर पहले अपने बेटे की तारीफ की थी, अब उनकी बिटिया की तारीफ करना लाजमी था। नेहा को कहिएगा शाम को यही साड़ी पहनेगी। वाह, नेहा की तो चांदी हो गई। एक ही दिन में 2-2 साड़ियां। आप एक ही दिन में 2-2 फंक्शन भी तो कर रहे हैं। शाम का फंक्शन बहुत जोरदार रहा। शर्मा जी ने काफी लोगों को बुलाया था। वीडियो वाले तो दोपहर ही से लगे थे। शाम का इंतजाम अच्छा था। लोग नए जोड़े की तारीफ कर रहे थे। सुनकर मेरा मन पुलकित हो रहा था।
कार्यक्रम के बाद दोनों आशीर्वाद लेने आए। जैसे ही नेहा इनके चरणों में झुकी, ये बोले, पहले अपनी सास को प्रणाम करो, चाहे तो हमारे हिस्से का प्रणाम भी इन्हें ही निवेदित कर दो। इन्हें खुश रखना ज्यादा जरूरी है। एंड यू नो, इट इज अ टफ जॉब. She is a hard taskmaster and a strict discipliner. अनायास ही मेरी और मनोज की नजरें टकराई। हम दोनों की आंखों में एक ही भाव था। डैडी शुरू हो गए। मैं उनके मन की पीड़ा समझ रही थी। शाम से ही मुझ पर प्रशंसा की बौछारें हो रही थी। लड़के की मां के रूप में मुझे अतिरिक्त मान सम्मान मिल रहा था। शर्मा दंपति मेरे आगे पीछे जा रहे थे। ये सब उनसे सहन नहीं हुआ होगा, इसीलिए वे जनमत को मेरे खिलाफ करना चाहते हैं। पर इसकी शुरुआत वे नेहा से ही करेंगी, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, क्यों उसे नाहक डरा रहे हो? मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, अपने बच्चों के लिए हूँ। पराई लड़की पर रौब नहीं डालूंगी। बहन जी, अब वह पराई कहाँ है? शर्मा जी बोले। अब तो वह आपकी बेटी है, जैसा चाहे ढालिए, जैसा मुझे और नीरजा को ढाला। मनोज बोला। सच कहता हूँ पापा जी, आज हम जो भी हैं वह सब मम्मा की बदौलत है। डैडी ने तो हमें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भगवान ऐसा लाड प्यार करने वाला डैडी किसी को न दे। इतनी कड़वी बात मनोज इस तरह हल्के फुल्के ढंग से कह गया कि ठीक से नाराज भी नहीं हो पाए। तिल मिलाकर रह गए, पर चुप रह जाना तो इनकी फितरत में नहीं था। नेहा से बोले, यू सी नेहा, ही इज ममाज बॉय। यस आई एम। मनोज ने मेरे कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा, आई एम ममाज बॉय एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग सो। नेहा ने अपनी लाज से बोझिल आंखों को उठाकर पहले मनोज और फिर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में तैरते भय और संकोच के डोरे साफ नजर आ रहे थे। मैंने मनोज से यही तो कहा था, तुम नेहा को क्या समझाओगे? देखना, तुमसे पहले ये बाजी मार जाएंगी। आप लोगों से विनम्र आग्रह, अगर मेरे द्वारा कहानी का वाचन आपको पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।